गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था सेल से संबंधित। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक्स क्या है और प्रोकैरियोटिक्स क्या है, हम लोग इस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर सेल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल्स उनके अंदर अब्सेंट होता है और उस ग्रुप में वायरस को रखा गया है। वायरस में सेल्स नहीं पाए जाते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की मध्य की कड़ी मानी गई है। न तो वो लिविंग होते हैं और न ही नॉन लिविंग होते हैं, और उनको रखा गया है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत। अब हम बात करने वाले हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसके अंदर एक या एक से अधिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं या पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया को रखा गया है, प्लांट्स को रखा गया है, एनिमल्स को रखा गया है, इन सारे चीज को रखा गया है सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और टू पार्ट्स, प्रोकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड है यूकैरियोटिक। सेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक्स में कहता है कि दीज ऑर्गेनिज्म है प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर जो सेल होता है वो प्रिमिटिव होता है या इनकम्प्लीट होता है। मतलब वो जो सेल होगा उसके अंदर जो कंटेंट्स होना चाहिए, जो ऑर्गेनल्स होना चाहिए, वो सारा चीज नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको प्रिमिटिव कहा जाता है या इनकम्प्लीट सेल कहा जाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव सेल्स से बने होते हैं उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। जो प्रिमिटिव सेल से बने होंगे उसको कहा जाएगा प्रोकैरियोट्स। और इनके अंदर जो होता है मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, डीएनए नहीं पाया जाएगा। डीएनए के बारे में आप जानते हैं, इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो होता है डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, जो कि हेरिडिटी मटेरियल होता है, जो कि किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट्स से उसके बच्चे तक पहुंचाता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए। तो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं, इनके अंदर जो सेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक्स का। यूकैरियोटिक्स, तो यूकैरियोटिक्स जो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक्स है, तो उनके अंदर जो सेल होगा वो सेल कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो एडवांस होते हैं। क्या होते हैं? एडवांस होते हैं और कंप्लीट होते हैं। मतलब इनके अंदर मेम्ब्रेन्स पाए जाएंगे। सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होता है वो सारा पाए, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, पैराक्सीसोम हो गया, प्लास्टिसिस्ट हो गया, बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे वो सारे इनके अंदर पाए जाएंगे। तो वो कहलाएंगे कंप्लीट सेल या एडवांस सेल। और ये जो होते हैं, ये जो यूकैरियोटिक्स होते हैं, इनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। These cells contains membranes, इनके अंदर membranes पाए जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो यूकैरियोटिक्स जो होंगे वो यूकैरियोटिक्स सेल जो होंगे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। पिछले क्लास में जब हम बात कर रहे थे उस समय हम आपको बताए भी थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। उनके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का हो या फिर जो भी और भी रिस्पिरेशन जो भी फंक्शन होगा, वो सारा का सारा फंक्शन सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं, प्रत्येक सेल का कुछ स्पेशल वर्क जो होता है वो निर्धारित किया हुआ होता है। जैसे हार्ट्स में पाए जाने वाले सेल का जो फंक्शन होगा वो हैंड में पाए जाने वाले सेल से अलग होगा, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो होते हैं। तो हम कह रहे थे कि यूकैरियोटिक्स के अंदर जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल पाया जाएगा और वो एडवांस्ड होगा या कंप्लीट होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, तो हम इस पे बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो प्रीमेच्योर होता है, इनकम्प्लीट होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है वो मैच्योर होता है और कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके साइज की। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं जनरली इनका साइज जो होता है स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है, और 1 to 10 mm इसका साइज होता है। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसका जो साइज होता है या उसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है प्रोकैरियोटिक के कंपेयर में। प्रोकैरियोटिक के कंपेयर में ये थोड़ा सा बड़ा होगा और इसका साइज जो होगा 5 से 100 mm तक होता है। अब सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस जो होता है अब्सेंट होता है। ये न्यूक्लियस क्या होता है, आप सभी लोग मार्केट में एग देखे होंगे। उस एग को जब बॉयल करने के बाद या फिर ऐसे ही अगर फोड़ते हैं तो उसके अंदर एक पीला सा पदार्थ रहता है, गोल सा पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। या फिर अगर बॉयल कर दिया जाए, बॉयल करने के बाद जब आप उसको कट करेंगे तो उसके अंदर पीला सा जो भाग होता है उसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई सेल है, तो सेल के अंदर इसके मध्य में पाया जाता है न्यूक्लियस, यही न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। और बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो उसमें पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, और चूंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं पाए जाते हैं, तो इसका जो क्रोमोसोम होगा प्रोकैरियोटिक सेल का वो उसके साइटोप्लाज्म के साथ मिला हुआ रहेगा, साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम पाया जाएगा और उसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन पाया जाता है तो वो उसके मेम्ब्रेन के साथ रहेगा। और बात करें हम न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियस हम यहाँ बात किए थे न्यूक्लियस का और यहाँ बात कर रहे हैं न्यूक्लियोलस का। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये सेल आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि एक सेल है, तो सेल के अंदर ये जो रचना आपको दिखाई दे रही है वो हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी रचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस अगर अब्सेंट है तो निश्चित रूप से न्यूक्लियस भी अब्सेंट होगा। तो न्यूक्लियोलस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो अब्सेंट होता है। और हम बात करें यूकैरियोटिक सेल का तो इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होगा वो पाया जाएगा, प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। तो प्रोकैरियोटिक्स में जो होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर्स जो होता है वो अब्सेंट होता है, मतलब उस किसी भी उसके ऑर्गेनल्स, जैसे कि हम आपको बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये प्लास्टिड्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अप्रेंटिस हो गया, पैरेक्सिसोम, तो सारे के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो वो मेम्ब्रेन जो होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। तो मेम्ब्रेन
बाउंडेड जो ऑर्गेनल्स है वो नहीं पाए जाएंगे। अब बात करें हम यूकैरियोटिक सेल का, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स और सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, यहाँ पे लिखा हुआ ईआर, इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आगे की क्लास में हम बात करेंगे इन सारी चीजों पर डिस्कशन भी होगा। गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम etc आर प्रेजेंट। तो ये सारा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। और हम बात करें थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी एनर्जी की आवश्यकता होती है सारा एनर्जी हमें यहीं से प्रोवाइड कराया जाता है एटीपी के फॉर्म में। आगे की क्लास में हम इस सारी चीजों पर चर्चा भी करेंगे। प्लास्टिड्स जो होता है ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं SER और दूसरा होता है RER, स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात कर ले गोल्गी बॉडी का। गोल्गी बॉडी की सेल्स के अंदर पाए जाते हैं लाइसोसोम, जिसको कि सुसाइड बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर लाइसोसोम फट गया तो वो सेल पूरा बर्बाद हो जाता है, इसलिए इसको लाइसोसोम कहा जाता है। और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो आगे का जो भी चीज होगा उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।